नमस्कार। कक्षा 9 की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का अध्याय 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति आज हम करेंगे। इसका एक लंबा अध्याय है, विस्तृत है काफी, तो इसको हम पार्ट्स में बांट के करेंगे ताकि आपको हर पार्ट्स आसानी से समझ में आ सके और जो क्रांति है उसके क्या कारण रहे और किन कारणों की वजह से वो क्रांति हुई वो भी आपकी समझ में आ सके। तो आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे, भाग 1 करेंगे। तो इससे पहले हम भाग 1 करें, आपको मैप दिखा देते हैं। तो इसमें महाद्वीप दिखाए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। तो इस प्रकार ये महाद्वीप है हमारी पृथ्वी के ऊपर जिसमें हमने बांटा हुआ है इनको। और ये रूस का मानचित्र है जहाँ पर पूरे विश्व के मानचित्र पर सिर्फ रूस को दिखाया गया है, रशिया जिसका नाम है। तो ये काफ़ी दुनिया का वर्तमान समय में भी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर आता है। ये उसका और स्पष्ट मानचित्र है सिर्फ रूस का। ये उसके शहर हैं, अलग अलग दिखा रखे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और ये मॉस्को है जो उसकी राजधानी है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है रूस है जहाँ पर वो क्रांति हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस पर ही नहीं पड़ा था। अगर आप पिछले वाले अध्याय में जो फ्रांसीसी क्रांति हमने किया था, किन कारणों से वो हुई, कब हुई, 1789 में हुई थी, वो कारण आप जान चुके होंगे अच्छी प्रकार से। तो जो फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में हुई थी उसका प्रभाव, फ्रांस आपको स्पष्ट है पूरी तरह से कि यूरोप का एक वो महत्वपूर्ण देश है। तो उसका जो प्रभाव था वहाँ पर आपने देखा है 1789 में राजा राज करता था लुई 16वां और प्रजा उससे दुखी थी क्योंकि जनता पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए। कर की जो व्यवस्था थी वो भी सही नहीं थी। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था जिनको एस्टेटस कहा जाता था। पहले और दूसरे एस्टेट के जो लोग थे जिनमें पादरी और बड़े कुलीन वर्ग के लोग आते थे वो टैक्स नहीं देते थे। सारे के सारे जो टैक्स थे वो तीसरे स्टेट के लोग देते थे और सारे के सारे काम भी वही करते। तो इस प्रकार समाज जो था वो एक राजा की जो तानाशाही थे उससे दुखी था और उन्होंने फिर एक दिन क्रांति कर दी। और क्रांति के बाद वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, नया संविधान बना। लोगों को पहली बार पता लगा कि राजा शक्तिशाली नहीं होता बल्कि जनता शक्तिशाली। और नए संविधान में लोगों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए। तो इस प्रकार जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो यूरोप के लिए एक मार्गदर्शक बनकर आई। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस पर ही नहीं पड़ा था बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा था। समानता और स्वतंत्रता के विचार अब पूरे यूरोप में फैलने लगे। जो विचार इस क्रांति से पैदा हुए थे कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि स्टेट्स जो बटे हुए तो बाद में जब क्रांति हुई तो सबको एक बराबर कर दिया गया। वो जब को जो जिन बड़े बड़े लोगों को संपत्ति मिली हुई थी उनकी संपत्ति को छीन लिया गया और सबको समाज में बराबर का दर्जा दिया गया, सभी पर बराबर टैक्स लगाए गए या कर लगाए। वो पिछले वाले जो वीडियो हमने जारी किए हैं उनमें आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो उन वीडियो को दोबारा देखो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समानता और स्वतंत्रता के विचार अब पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। फ्रांस की क्रांति से पहले सत्ता पर कुलीन और चर्च का नियंत्रण था, स्पष्ट है उसमें। तो वहां पर जो था वो कुलीन और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के द्वारा सत्ता आम लोगों के हाथों में आ गई थी। अतः क्रांति से लोगों को पता चल गया था कि राज्य की शक्ति राजा में नहीं बल्कि जनता में होती है। तो क्रांति से पहली बार लोगों को ये पता चला था कि जब क्रांति हुई कि जो राजा शक्तिशाली नहीं है, सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो राजा नहीं है बल्कि जनता ने उसको राजा बनाया है, बल्कि जनता ही उसके आदेशों को मानती है। इसलिए जनता ही वास्तव में शक्ति की हकदार है। अतः यूरोप और एशिया के बहुत से हिस्सों में इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि सत्ता पर किसका है। फ्रांस में तो ऐसा परिवर्तन हो गया था क्योंकि वहाँ पर तो सत्ता जो थी वो आम लोगों के हाथों में आ गई थी। तो इसके बाद जो पूरा यूरोप था और एशिया था जो इसी प्रकार की जहाँ पर भी शासन व्यवस्था थी जैसी कि फ्रांस में थी, तो वहाँ ये बहस छिड़ गई थी विद्वानों के बीच या फिर सभी के बीच कि सत्ता पर
किसका नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सत्ता राजा के पास होनी चाहिए या फिर सत्ता के स्वामी जनता होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जिस प्रकार फ्रांस में परिवर्तन हुए थे, वहाँ भारी परिवर्तन हुए, लोगों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए, वैसे ही परिवर्तन यूरोप के दूसरे देश भी चाहते थे कि उनके वहाँ भी वो सारे के सारा जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे फ्रांस में क्रांति आई और वहाँ लोगों की स्थिति बदली, वैसे के वैसे परिवर्तन जो थे वो यूरोप के दूसरे देश भी चाहते थे। लेकिन सभी लोग परिवर्तन के पक्ष में नहीं, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, तो सभी की इन परिवर्तनों के बारे में एक जैसी राय थी। इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। इन लोगों को हम जो विचार प्रकट कर रहे थे कि परिवर्तन किए जाएं, लोगों को शक्ति दी जाए, तो इसके बारे में जो लोगों के अलग अलग विचार आ रहे थे, उनको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है, जिनको हम कहते हैं, वो है रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव्स। तो पहले उसमें जो अलग प्रकार के विचार प्रकट, हमने आपको बताया कि यूरोप में फ्रांस में जो परिवर्तन हुए, वैसे ही परिवर्तन यूरोप के देश भी चाहते थे, लेकिन उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। तो हम उन लोगों को 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव्स, इनको कहते हैं। क्या थे इनके विचार? रूढ़िवादी परिवर्तनों का विरोध करने, रूढ़िवादी होते हैं जो पुरानी सोच के व्यक्ति होते हैं, जो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहना चाहिए, समाज में ज़्यादा बड़ा परिवर्तन लाने के हक में नहीं होते। तो रूढ़िवादी परिवर्तनों का विरोध करने वाले लोग थे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते ये लोग भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन अवश्य होने चाहिए। हालांकि ये परिवर्तनों का विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, 19वीं शताब्दी आई, तो ये लोग भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन जरूर होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। इनका मानना था कि परिवर्तन तो होने चाहिए, लेकिन धीमी गति से होने चाहिए। इसके अलावा इन लोगों का यह भी मानना था कि अतीत को पूरी तरह से भुलाया नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप परिवर्तन, ये नहीं है कि पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दो और बिल्कुल एक नई प्रकार की व्यवस्था लाई जाए। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि रूढ़िवादी परिवर्तनों का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, ये जो चला आ रहा है उसी को जारी रखना चाहते हैं। तो ये चाहते तो थे कि परिवर्तन हो, लेकिन ये चाहते थे कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको पूरी तरह से भुला दिया जाए और लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ही ना रहे। दूसरा है नंबर 2 पर उदारवादी, जिनको हम लिबरल्स कहते हैं। उदारवादी कौन थे, क्या थे इनके विचार? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान। थोड़े से कंजर्वेटिव जो थे, जो रूढ़िवादी थे, वो अलग प्रकार के लोग थे। जो उदारवादी थे, ये इनके अलग प्रकार के विचार थे। तो इनका पहला जो विचार था वो यही था कि एक ऐसा राष्ट्र या एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान, क्योंकि उस समय यूरोप के सभी देशों में एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व, राजा का जो धर्म होता था उसको ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जो राज्य में दूसरे धर्मों के लोग रहते थे उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए उनकी मांग थी कि सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और बराबर का स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय यूरोप के सभी देशों में एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इनकी दूसरा विचार क्या था? उदारवादी वंश आधारित शासन व्यवस्था के विरोध। ये ऐसा शासन नहीं चाहते थे कि जिसमें राजा, फिर राजा के बाद उसके परिवार में से ही कोई शासक बने। तो ये वंश, इसको जब कहते हैं कि राजा के बाद उसका बेटा या फिर उसके परिवार में से ही किसी को शासक बना दिया जाता है, तो उसको हम वंश आधारित शासन व्यवस्था कहते हैं। तो उदारवादी जो थे वो वंश आधारित शासन व्यवस्था के विरोधी थे। वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से सरकार हो, लेकिन ऐसी हो जिस पर शासकों का प्रभाव हो, तथा जो शासन को न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून, और वो किसके अनुसार? जो शासक जो बैठे हैं वहाँ पर सरकार को चलाने के लिए, वो अपनी मनमर्जी से शासन को ना चलाएं, बल्कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन को चलाएं। तीसरा विचार था इनका, उदारवादी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के समर्थक। तो उनका मानना था कि व्यक्ति के कई प्रकार के अधिकार हैं और
उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं दिया। जिस प्रकार उस जमाने में राजा जो थे वो तानाशाही प्रवृत्ति के होते थे, तो लोगों को अधिकार नहीं प्रदान। तो जो उदारवादी थे उनका ये भी विचार था कि जो अधिकार हैं जो व्यक्ति को मिले हुए हैं, किसी को भी उन अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चौथा उनका विचार था कि उदारवादी सभी को वोट देने के पक्ष में नहीं, वोट चाहते थे कि वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन वो सभी को वोट देने के पक्ष, ये आपने याद रखना अच्छी तरह से कि रूढ़िवादियों के किस प्रकार के विचार थे, उदारवादियों के किस प्रकार के विचार थे। सभी को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो, क्योंकि वो ये मानकर चलते थे कि जो गरीब है वो अपने वोट को बेच देता है, ठीक प्रकार से उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, इसलिए वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति है। इसके बाद तीसरे जो नंबर पर आते हैं, जो अलग अलग प्रकार के विचार प्रकट कर रहे थे, उनको हम कहते हैं आमूल परिवर्तनवादी, या फिर उनको एक सिंपल सा कहते हैं रेडिकल। हिंदी में उनको कहते हैं आमूल परिवर्तनवादी। एक जो आमूल परिवर्तनवादी का मतलब है कि जो भारी परिवर्तन, समाज में एक भारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल। तो जो तीसरे प्रकार के विचारक थे जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, पहले हमने आपको बताया नंबर 1 पर रूढ़िवादी जो पुरानी सोच के थे, उदारवादियों के कुछ अलग प्रकार के विचार थे, और जो तीसरे थे आमूल परिवर्तनवादी, या फिर उनको हम कहते हैं रेडिकल्स। ये क्या थे इनके विचार? रेडिकल ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित। राजा का शासन नहीं चाहते, सरकार चाहते, लेकिन ऐसी सरकार चाहते थे जिसे जो जनता है वो ज्यादा से जनता समर्थन दे। कुछ लोगों का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत से लोगों का शासन होना चाहिए ताकि सबकी बात सुनी जा सके। तो पहला उनका विचार था कि एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे वे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल महिलाओं को वोट देने की, जो उदारवादी आपने देखा होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने के पक्ष में थे जो जिनके पास सिर्फ संपत्ति थी, लेकिन जो रेडिकल थे एक बड़ा भारी परिवर्तन लाने के हक में थे। तो ये पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोट देने के पक्ष में थी, जबकि उस जमाने में यूरोप में किसी भी देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तीसरा इनका विचार था कि रेडिकल जमींदारों और उद्योगपतियों को विशेषाधिकार देने के, क्योंकि यूरोप में ज्यादातर लोगों जो जमींदार थे उनको, और जो उद्योगपतियों थे उनको खासकर विशेषाधिकार दिए थे, जैसे वो टैक्स नहीं दे सकते थे, जमींदार जो जमीन जो लगान है वो किसी भी तरह से तय कर सकते थे जनता पर, तो वो उनको इस प्रकार के जो विशेषाधिकार उनको मिले हुए थे उन विशेषाधिकारों के विरुद्ध। चौथा उनका रेडिकल निजी संपत्ति के विरोधी नहीं, मतलब वो ये चाहते थे कि सभी व्यक्तियों के पास कुछ ना कुछ संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में रहे इसके, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि संपत्ति उनका मानना था कि संपत्ति सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए। वो इस बात को नहीं चाहते थे कि संपत्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाए।